गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज दिनांक 24 सितंबर 2020 और हम शुरू करने वाले हैं हमारा कृतिका भाग 2 का एक नया पाठ, साना साना हाथ जोड़ी। मतलब धीरे धीरे हाथ जोड़कर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये एक पहाड़ी गीत की पंक्तियां हैं बेटा। इस पाठ में जैसा कि हम परिचय में जान चुके हैं कि लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी तिब्बत की राजधानी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और वहां से आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया। उस यात्रा में उनके जो गाइड थे उनके बारे में, सिक्किम के जनजीवन के बारे में, वहां के पहाड़ी रास्तों के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में उन्होंने एक इतना अच्छा और जीवंत यात्रा वृत्तांत लिखा है कि जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम स्वयं उन पहाड़ी रास्तों पर घूम रहे हैं और उस यात्रा के आनंद को अनुभव कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते बहुत जगह मन एकदम रोमांचित सा हो उठता है और ऐसा लगता है कि काश हम वहां। और मैंने भी बेटा जितनी बार इस पाठ को पढ़ाया है, हर बार मन में यही आता है कि कब वो क्षण आए कि मैं इस जगह की यात्रा करने जाऊं। एक बहुत तीव्र इच्छा है मेरे मन में कि मैं जो लेखिका ने अपनी इस यात्रा में अनुभव किया उसी चीजों को वहां जाकर अनुभव। पाठ को पढ़िए और पूरा रस लेकर डूब कर पढ़िए ताकि एक सच्चे आनंद की अनुभूति आपको इस पाठ पढ़ने में होगी। तो शुरू करें हम हमारा पाठ, साना साना हाथ जोड़। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। मतलब कि जब उन्होंने पहाड़ से नीचे जमीन को देखा तो इतनी जगह छोटी 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 लाइटें चल रही, तो यूं लग रहा था कि आसमान में नहीं जमीन पर तारे बिखरे हुए हों, है ना। कि दूर दूर झोपड़ियां हैं और उनमें लाइटें टिम 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 कर रही है। तो ऊंचाई से नीचे देखने पर जो उन्हें माहौल दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि आसमान ऊपर की जगह नहीं नीचे है, कि इतनी टिमटिमाहट चारों तरफ। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक जालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, है ना। कि उन्होंने यहाँ पर गंगटोक शहर के बारे में कहा है कि ऐसा लगता था कि जैसे आसमान नीचे बिखरा हुआ पड़ा है और तारे एक रोशनी की जालर बनाकर टिमटिमा रहे हैं। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, कि एक बहुत प्राचीन शहर है जिसमें वर्तमान भी बहुत समृद्ध है और यहाँ का इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा। और मेहनतकश बादशाहों का शहर। मेहनतकश बादशाहों, बेटा पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो अपने जीवन को बहुत आनंदित उसमें जीते हैं। पहाड़ जैसे दुर्गम स्थलों पर वो अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करते हैं। पहाड़ों पर रास्ते बना देना, मकान खड़े कर देना और सारे अपने जीवन के आनंद वहां उठाना। दुर्गम स्थानों पर चलते हुए, दुर्गम स्थानों पर कार्य करते हुए भी उनके चेहरे पर एक सदैव मीठी सी मुस्कान बिखरी हुई रहती थी। और जिस तरह से एक राजा आनंदित होकर अपने जीवन का यापन करता है, उसी प्रकार ये परिश्रमी होते हुए, रात दिन मेहनत मजदूरी करते हुए भी अपने जीवन को आनंदित होकर बिताते थे। इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर लेखिका ने कहा है। और वहां का सब कुछ सुंदर था। सुबह उठो तो पहाड़ी सुबह शानदार, दिन शाम एकदम सुबह सूर्य बिल्कुल सामने आपके अस्त हो रहा और ऐसा लग रहा हो कि वाह क्या नजारा है। और रात, अभी वर्णन उन्होंने किया ही था कि ऐसा लग रहा था कि आसमान नीचे है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई जाली। कि वो लेखिका कह रही है कि वो जो नजारा मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके
सम्मोहन में, उसके मोह में बंधी चली आ रही हूँ, मुझ में सोचने समझने की कुछ शक्ति नहीं है। वो सुंदरता, मैं उस सुंदरता में डूबती जा रही हूँ अपनी इंद्रियों से परे, कि मैं चाहूं तो अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन नहीं, वो सब कुछ इतना सुंदर उस तरफ व्याप्त था कि मेरी इंद्रियों से परे, मेरे कंट्रोल से परे वहां सब कुछ था और मैं उसमें खोती हुई चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास और कुछ भी नहीं है, वो सुंदरता है और मैं। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, मतलब जो चारों तरफ एकदम वो अंधेरा और एकदम शांति थी, तो धीरे धीरे उजास फूटने लगा, मतलब सुबह होने लगी। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दभु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो पोसे। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, ये प्रार्थना है बेटा, साना साना छोटे छोटे हाथ जोड़। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वो वही अपनी यात्राएं करती रहती थी और लोगों से विभिन्न चीजें सीखती, तो नेपाली युवती से उन्होंने इस प्रार्थना को सीखा था। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। ठीक है, कंचनजंगा पहाड़ी चोटी है बेटा, हाईएस्ट पीक में काउंट होती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद थे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, मतलब पिछली बार भी उन्होंने प्रयास किया होगा कि देख पाए वहां से कंचनजंगा, लेकिन उन्हें नहीं दिखी क्योंकि बादल हो रहे थे। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा कि मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम मतलब तरह तरह की पहाड़ी ढलान था, तो इतने सुंदर फूल खिले थे कि वो नहीं दिखा दृश्य, लेकिन ये दृश्य देखकर मन आनंदित हो गया। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी कि वो मुझे कह रहा है कि आपको घाटियां मिलेगी, फूल मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, और मैं बच्चों की तरह किसके उसमें थी सम्मोहन में, बर्फ के। क्योंकि हम भी होता है ना बेटा, हिल स्टेशन पर जाते हैं तो दिमाग में तुम्हारे क्या चलता है कि और कुछ हो ना हो, वहां पर बर्फ मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो कि मैंने भी बचकाना मतलब बच्चों जैसा प्रश्न पूछा कि क्या वहां पर बर्फ मिलेगी। चलिए, तो जितेन नार्गे उनका ड्राइवर भी था बेटा और गाइड भी था। कि गाइड वो जो आपको उस जगह की सारी विशेषताओं से, रहन सहन से, वहां के सारे इतिहास से परिचित करवाता है, वो गाइड है ना बेटा। जगह जगह गदराए, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीली पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। बेटा ये वहां के पहाड़ी पेड़ हैं, है ना, पाइन और धूपी। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगे सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। बेटा इस तरह की तिकोनी यूं जड़ियां लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो 108 इस तरह की पताकाएं लगा दी जाती है और कि वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, इन्हें उतारते नहीं। कई बार किसी नए कार्य करने की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, लेकिन वे श्वेत नहीं रंगीन होती हैं। कि बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत लगाई जाती हैं और अच्छे कार्य की शुरुआत में कौन सी लगाई जाती है बेटा, कलरफुल पताकाएं, झंडियां लगाई जाती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। दलाई लामा बौद्ध गुरु होते हैं बेटा।
हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज बेग बमसन ने लेपचाओं के शोमैन से कुंजितेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे कि युद्ध का जो संधि पत्र था वो यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था। एक पत्थर या स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया की सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल कि दो यहाँ की लोकल जातियां होंगी बेटा, लेपचा और भूटिया, कि इन दोनों जातियों के बीच में आए दिन अपनी सत्ता को लेकर जो युद्ध होते थे, उन्हीं युद्धों को रोकने के लिए जो संधि वार्ता की गई थी, ये वहां का प्रारंभिक स्थल है। इन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी। आज हम भी गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है ना। किसी को पूजा पाठ करो, यज्ञ करवा दो, हवन करवा दो तो जीवन में शांति आ जाती है, ये हो जाता है। हम भी यही चीजें मानते हैं ना। और चाहे मैदान हो, हम मैदान में रहते हैं, वही अवधारणा है। और चाहे पहाड़ पर चले जाओ तो भी वही कि जीवन में पाप कितने भी कर लो, पहाड़ पर जाकर उस चक्र को घुमा दो, सारे पहाड़ पाप धुल जाएंगे। हमारे यहाँ भी यही है, पाप करते जाओ, एक दिन जाओ और गंगा में स्नान करके आ जाओ, पवित्र है ना। तो कि कहीं भी रहो, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मान्यताएं और हमारे अंधविश्वास और विश्वास सब एक जैसे हैं, ठीक है। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून डोटे बोने से दिखे बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, क्योंकि हाइट पर जा रहे थे तो धीरे धीरे वहां पर जो आबादी है वो कम होती जाती है, तो कि वो जो लोग हमें काम करते दिख रहे थे वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो नीचे की चीजें छोटी दिखाई देनी होती है, तो वो हाइट पर जा रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। कि बेटा जब शुरू किया तो हिमालय के छोटे छोटे पहाड़ आ रहे हैं, लेकिन अब जब आप गए हो सामने बिल्कुल करीब तो एकदम विराट बेटा हिमालय सामने। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, कि हर व्यक्ति के मन में बेटा एक सपना होता है कि एक बार वो हिमालय की यात्रा करे। तो वही कि कितने दर्शकों कि जो सिर्फ देखने जाना चाहते हैं, यात्री जो यात्रा करना जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थल, हमारे हिंदुओं के बहुत सारे तीर्थ स्थल हिमालय पर है बेटा, क्योंकि इतने अलग अलग लोगों का काम्य मतलब सुंदर हिमालय, ठीक है। पल पर परिवर्तित हिमालय कि थोड़ी देर में छोटी पहाड़ी, अब अलग, वनस्पति बदलती जाती है, लोगों का जनजीवन बदलता जाता है और हिमालय का सौंदर्य बदलता जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगते। शिद्दत मतलब कि इतने पहाड़ी जहाँ लोग कम है लेकिन फूल खिले हुए हैं, तो वो फूल इतने सुंदर लग रहे हैं कि यूं लग रहा था कि वो बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे विषम माहौल में। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लगा कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए चल रहे। बेटा पहाड़ है, बहुत घने घने पेड़ों से ढका हुआ, उसमें पतली पतली सड़कें हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है जब वादियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और तो ऐसा लग रहा था कि गुफाओं में चल रहे हैं कि और कुछ नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ हरियाली से पैक है,
तो कि उनको आभास हुआ कि जैसे वो किसी गुफा के भीतर चल रहे हैं। पेज नंबर 2020 पर आओ बेटा। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। दिलीप कुमार का बहुत फेमस सॉन्ग है बेटा, ठीक है। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ओके। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लूं। बेटा लेखक होता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बाकी लोग सिर्फ आनंद उठाने का वो करने अनुभव करने के लिए आए थे और लेखिका अपने मन में अनुभवों को समेटने के लिए आई थी, जिससे वह उन अनुभवों को पन्नों पर उतार सके। तो वो अलग ही उससे सोच रही थी। तो लोग जहां आनंद अनुभव कर रहे थे तो वो ये सोच रही थी कि इस सारी सुंदरता को, इस सारे अनुभव को अपने भीतर समा लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। कि कभी कभी जीप से बाहर को निकालती तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते, कहीं आगे देखो तो एक पतली सी धार झरने के रूप में गिर रही है। तो मैं इन सारी अलग अलग चीजों को देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। कि झरना जो बह रहा था बेटा वो आगे जाकर तिस्ता नदी का रूप ले रहा था। तो कि मैं हर चीज को देख रही थी कि पहाड़ से वो गिर रही है, वो पहाड़ों के बीच में मस्ती से घूमती और सफेद, क्योंकि बेटा पहाड़ों पर अशुद्धि बिल्कुल नहीं होती है, एकदम शुद्ध पानी है, तो कांच की तरह सफेद पानी। तो ऐसा लग रहा था कि उस हरियाली के बीच में जहां जहां पत्थरों पर वो झरना बहकर नदी का रूप ले रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चांदी सा पानी वहां पर बह रहा है। पर यहाँ उस सिलीगुड़ी से भी हमारे साथ ही है तिस्ता नदी की। उन्होंने मैदानों से ही उस नदी को अपने साथ देखा था, लेकिन यहाँ पर जो उसका सौंदर्य था उस मैदान से बिल्कुल अलग था। कि वहां वो एकदम शांत और धीमे प्रवाह में बहती नदी, और यहाँ पर बल खाती इटलाती और एक तीव्र गति से बहती हुई सुंदर नदी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब बहुत हाई पीक पर था उसका, जो उसकी ब्यूटी जो थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ उस माहौल में। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। फेन मतलब जब पानी बेटा बहुत ऊंचाई से गिरता है तो ऐसा लगता है झाग बन रहा हो। तो कि पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर भी एक बहुत ऊंचे पहाड़ से झरना गिर रहा था, तेज आवाज और प्रवाह के साथ। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, लोग फोटो खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुने। कि ऐसा कि लोग तो वहां एंजॉय कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मैं वहां चुपचाप एकदम शांत सी बैठी। ऐसा लगा कि मुझे किसी ने शाप दिया हुआ हो कि ये इस तरह से उछल कूद और वो नहीं कर सकती, ये सिर्फ शांत हो रहेगी। जबकि ये क्या था, ये उस जगह का और उस वातावरण का सम्मोहन था कि मैं खिंची आ रही थी कि इतना सौंदर्य भी प्रकृति में हो सकता है। लेखिका को लग रहा था कि वो जो झरना, वो जो संगीत वहां पर उत्पन्न हो रहा है, वो उस संगीत में डूबे, उस संगीत का आनंद उठाए। फोटो खींचना जीवन का उद्देश्य नहीं है बेटा इन यात्राओं का। इन यात्राओं का उद्देश्य है कि वो जो सारी सुंदरता है उसे अपने मन के भीतर बिठाओ, ताकि जब भी याद करना चाहो उस सुंदरता को आप मन से फील कर सकें। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई ठंडा पानी। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हूँ। कि आगे जाके दूसरा देश है सब है, लेकिन मन उस पानी के साथ बहता जा रहा था कि कोई कंट्रोल नहीं है। जहां जहां ये नदी जाएगी वहां वहां मेरा मन इसके साथ साथ
बहता जाएगा। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई कि ऐसा लगा कि जिस तरह से पानी निर्मल और पवित्र है, मेरा मन भी इसको छूकर एकदम निर्मल, शांत और पवित्र हो गया है। अंदर की सारी बुराइयां दूर हो गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस जैनी की पुकार को। पर जितेन मुझे ढेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे कि अरे मैडम आप इसी में खो गई, अब अभी तो हम और ऊपर ऊंचाई पर जाने वाले हैं, तो और ब्यूटी आगे है, सुंदरता मिलेगी। अनमनी सी उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटे हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीला पल्ली, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल। कि देखो इतनी सी दूरी में कहीं पर घने पेड़ है तो ऐसा लगा कालीन बिछा हुआ है, कहीं पर पीले फूल है या थोड़े कम हरे पेड़ है तो लगा कि थोड़ा पीलापन लिए, तो कहीं पहाड़ बिना पेड़ पौधों के एकदम खाली है, पथरीले। और आगे जाओ तो पहाड़ पर बादल ढका हुआ है कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का भांति भांति का सौंदर्य वहां पर बिखरा पड़ा था, जिसे लेखिका अनुभव कर रही थी। आज के लिए बेटा इतना ही। इससे आगे का पाठ हम कल देखेंगे।